नमस्कार। सन 2011 में महज 9 साल पहले जो बच्चे 10 साल के थे या 10 साल की उम्र से कम के थे, आज वो 19 साल 18 साल वोट देने की हालत में हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें याद है या नहीं याद है, या मालूम भी है कि सन 2011 में एक नया महात्मा गांधी इस धरती पर अवतरित हुआ था, जिसका नाम था अन्ना हजारे। खूब शोर मचा था पूरे देश में कि नया गांधी आया है। पहले जंतर मंतर पर धरना हुआ, जिसमें डबल श्री रविशंकर जो हैं, उनके जो गिटार बजाने वाले थे, उन्होंने गिटार वहाँ बजाई, तरह तरह के लोग आकर बैठे। फिर ये धरना शिफ्ट हुआ रामलीला मैदान में, पूरा मेला लगा रहा, पूरा टेलीविज़न इवेंट था। ये सारा इवेंट मीडिया ने क्रिएट किया था। तरह तरह के लोग इस आंदोलन से जुड़े भी थे। ये था लोकपाल का आंदोलन, जन लोकपाल का आंदोलन। बहरहाल उसके बाद जो हश्र हुआ उसका वो भी आपके सामने है, उन लोगों के सामने है जो उस वक्त 20 साल के रहे होंगे, आज 30 साल के हो गए हैं और 2 दफ़े वोट दे चुके हैं, 2014 में भी, 2019 में भी। बहरहाल लोकायुक्त या लोकपाल, उसका हश्र क्या हुआ, उसकी एक केस स्टडी है गोवा। गोवा के लोकायुक्त रहे हैं प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, जो अब रहे हैं, मतलब उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये जज रहे हैं, रिटायर्ड। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इज़ कम्प्लीटली डिसएंचेंटेड, बिल्कुल वो उचाट हो चुके हैं, उनका मन उचाट हो गया है। क्यों? क्योंकि जो राज्य सरकार है, उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दी, कदम बताए पिछले 4 साल में, उन पर एक्शन नहीं लिया। कम से कम 21 जो केसेस उन्होंने रेफ़र किए, 21 केसेस पे एक्शन नहीं लिया। ये लोकायुक्त का मतलब ये होता है कि वो सबके ऊपर बैठता है, देखता है कि जो जनता का पैसा है, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई सरकारी सेवक जो होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, जनता का पैसा ना खा रहा हो। तो लोकायुक्त ये तो राज्य के स्तर पे हुआ। लोकपाल ये पूरे देश के स्तर पर इसकी मांग थी। तो जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा आगे ये कहते हैं, If you ask me in one sentence my experience in dealing with these complaints as Lokayukt in Goa, I will say they should abolish the institution of Lokayukt. अगर आप मुझसे एक वाक्य में पूछें कि मेरा तजुर्बा कैसा रहा लोकायुक्त की हैसियत से गोवा में, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोकायुक्त की जो संस्था है, लोकायुक्त का जो पूरा दफ्तर है, जो लोकायुक्त है, उसे एबॉलिश कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। अब क्यों? If the Lokayukt Act is being thrown into the dustbin with such force, then it's better to abolish the Lokayukt. अगर लोकायुक्त का जो कानून है उसको इस ढंग से हमेशा बार बार कूड़ेदान में डाला जाता है, हाँ, और इतनी बेरहमी से डाला जाता है, तो बेहतर यही है कि लोकायुक्त को आप एबॉलिश ही कर दीजिए, उसको भंग कर दीजिए। दरअसल 191 केसेस उन्होंने रिसीव किए थे, इसमें से 133 डिस्पोज ऑफ हो गए थे। बाकी जो 58 पेंडिंग केसेस थे, उसमें 21 थे जिसमें उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजी, लेकिन अभी तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। इनके जो रिकमेंडेशंस थे लोकायुक्त के, वो था इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासन की कार्रवाई खिलाफ की जाए, जिसके खिलाफ होनी है, जिसका रिकमेंडेशन है। ट्रांसफ़र तबादला कर दिया जाए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाय एंटी करप्शन ब्यूरो, और अ डिक्लेरेशन दैट एन इलेक्टेड फंक्शनरी इज अनफिट टू होल्ड ऑफिस। या तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करे पूरी की पूरी, या फिर ये है कि एक जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इस दफ्तर के काबिल नहीं है, इस ओहदे के काबिल नहीं है, इस कुर्सी के काबिल नहीं है, इसलिए इसको वहाँ से हटाया जाए। ये रिकमेंडेशंस थी 21 केसेस में, जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कुछ महीने पहले जस्टिस मिश्रा ने सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं गोवा के, उनको चिट्ठी लिख के कहा था कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर, और उनके जो 2 बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने गोवा में जो लाइसेंसिंग होती है खदान देने की जो लाइसेंसिंग होती है माइनिंग की, उन्होंने 31 माइनिंग लीज एक ही दिन में क्लियर कर दी, और वो भी उस दिन क्लियर कर दी जब
एक ऑर्डिनेंस आने वाला था, एक अध्यादेश आने वाला था जिसके ज़रिए लीज़ सिर्फ नीलाम होनी थी। तो वो ऑर्डिनेंस आए, वो अध्यादेश आए कि जब लीज़ नीलाम होगी उससे पहले ही उन्होंने एक ही दिन में 31 लीज़ अलॉट कर दी थी, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल सूची काफ़ी लंबी है। हकीकत ये है कि या तो भ्रष्टाचार हमारी रग रग में है, या फिर ऐसे वायदे नहीं करने चाहिए कि काला धन 3 महीने के अंदर आ जाएगा और सब गरीबी ख़त्म हो जाएगी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये सब नहीं करना चाहिए। जो लोकायुक्त का हाल हुआ है वही लोकपाल का भी हाल हुआ है। लोकपाल की जहाँ तक बात है, जो राष्ट्रीय स्तर पे था, मैं आपको बताऊं, पिनाकी चंद्र घोष, इनको लोकपाल बनाया गया। पहले 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद लोकपाल बनाया गया मार्च 2019 में। 2014 में नई सरकार आई, जो इसी लोकपाल के जो हल्ला था उसके कंधों पर सवार होकर आई। इसका फ़ायदा चुनाव में बीजेपी को मिला, अन्ना हज़ारे के पूरे आंदोलन का। और जब वो सरकार आई तो 2014 से लेकर 2019 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ हुआ, वो भी तभी हुआ कि जब एक कंटेम्प्ट पिटिशन, अवमानना की एक याचिका अदालत में डाली गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि 2017 की जो रूलिंग है जिसके मुताबिक कहा गया था कि आप अपॉइंटमेंट करिए, वो पूरी नहीं की गई थी। तो कंटेम्प्ट पिटिशन डाली, तब जाकर मार्च 2019 में एक लोकपाल नियुक्त किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया 2019 में नियुक्त किया गया। अच्छा, और क्यों नहीं किया गया 5 साल? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस की सीटें इतनी नहीं थी कि उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा दिया जा सके, और सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना ज़रूरी होता है। हालांकि सीबीआई के डायरेक्टर के वक्त ऐसा नहीं कहा गया था, लार्जेस्ट सिंगल ऑपोजिशन पार्टी जो भी हो उसका नेता भी ले लिया गया था। बहरहाल ऐसा हुआ है, और इस वक्त ये है कि पिनाकी चंद्र घोष, इनको चेयरपर्सन बनाया गया लोकपाल का मार्च 2 को 2019, वो भी जब अवमानना का, कंटेम्प्ट का नोटिस अदालत में गया। तो कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि अगर आप गंभीर नहीं थे लोकपाल को लेकर, जिसे अन्ना हज़ारे ने जन लोकपाल के नाम से चलाया था, तो इतने लंबे चौड़े वादे करने की क्या ज़रूरत थी? या फिर अगर आप गंभीर हैं तो लोकपाल और लोकायुक्त, जहाँ जहाँ नहीं है लोकायुक्त, बहुत सारे राज्यों में नहीं है, वहाँ वहाँ अपॉइंट कीजिए लोकपाल, और जो इनकी रिकमेंडेशंस हो उन पर आप कदम उठाइए, ताकि लोगों को लगे कि आप वाकई भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर हैं। अब जिक्र हुआ है लोकपाल का। जन लोकपाल जब शुरू हुआ था तो कुछ विभूतियों का भी जिक्र कर लिया जाए कि कौन कहाँ है आज के दिन। कितनी बेहतरीन टीम बनी थी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे, कैसे कैसे नाम जुड़े थे। लोग नौकरियां छोड़कर आए थे, विदेश से आए थे कि एक नया गांधी आया है, और साथ में एक बहुत ही ईमानदार किस्म का शख्स है अरविंद केजरीवाल, वो है। और फिर एक पूरी विभूतियों की लिस्ट है थी। तो वो विभूतियां कहाँ हैं? बहुत सारी तो मालूम नहीं कहाँ है। जो कुछ थोड़ी बहुत मालूम है मैं उनके बारे में आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मनीष सिसोदिया इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। कुमार विश्वास बहुत नज़दीकी थे, फिर उनको एक बहुत अहम ओहदा भी दिया गया था, अहम जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उससे उनको बाहर निकाल दिया गया था। वो चुनाव भी लड़े थे, और आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी वो रहे हैं। आजकल कवि सम्मेलन करते हैं। मेधा पाटकर, बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि मेधा पाटकर भी आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी, इस पूरे आंदोलन से जुड़ी थी, जन लोकपाल के आंदोलन से 2015 में। और उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, आम आदमी पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, जो बहुत मजबूत खंबे थे इस पूरे आंदोलन के, उनको निकाल दिया गया था। जस्टिस संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत ही बेहतरीन जज, कुछ नहीं मालूम कि आजकल वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, वरना उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती। विंसेंट एम कॉन्सेस्को, इनका कुछ नहीं मालूम कहाँ है, क्या कर रहे हैं।
आशुतोष उन चंद ईमानदार पत्रकारों में से हैं जिन्होंने किताब भी लिखी अन्ना हज़ारे के जो पूरा ये अनशन चल रहा था रामलीला मैदान में, और उसके अलावा वो उनके साथ धरने पर भी बैठे, लेकिन ईमानदारी इतनी थी कि पत्रकारिता छोड़ कर गए वो आम आदमी पार्टी में। ऐसे बहुत से नामी गिरामी पत्रकार हैं जो धरने पर तो बैठे लेकिन पत्रकारिता भी करते रहे। अभी दो चीज़ें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? एक दफ़े अगर आप अनशन पर बैठ गए या धरने पर बैठ गए, आप इंटरेस्टेड पार्टी बन गए हैं, फिर एक पत्रकार का काम नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। बहरहाल आशुतोष एक ईमानदार पत्रकार निकले जिन्होंने पत्रकारिता छोड़कर राजनीति ज्वाइन की। उसके अलावा ये इस्तीफ़ा दे गए, ये भी आम आदमी पार्टी से, आशुतोष 15 अगस्त 2018 को। योगेंद्र यादव, इनको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया, तो इन्होंने स्वराज इंडिया पार्टी बनाई है आम आदमी पार्टी के बाद निकलने से बाद। प्रशांत भूषण अभी चर्चा में थे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन पर जो कंटेम्प्ट का जो केस हुआ था वो भी योगेंद्र यादव के साथ है, हालांकि उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिता, शुरू में वो भी इस पूरे आंदोलन के साथ थे। अन्ना हज़ारे के जंतर मंतर पर उनको भी देखा गया था। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल की एक बहुत ही मजबूत स्वामी भक्त जनरल थी, अन्ना हज़ारे की जनरल थी। साथ में वो LK आडवाणी को भी ट्वीट करती थी और फिर बताती भी थी कि उन्होंने कहा बेटी कह के मुझे पुकारा। किरण बेदी इस सब को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई। इस वक्त वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पुडुचेरी की। आशीष खेतान एक खोजी पत्रकार थे, वो भी 2018 में आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे गए। शाजिया इल्मी, बहुत ही स्तंभ थी, वो भी खंबा, बहुत मुखर स्पोक्स पर्सन थी एक तरह से आम आदमी पार्टी की, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गई, बीजेपी का हिस्सा बन गई। फिर जनरल VK सिंह, वो अन्ना हज़ारे के साथ घूमते देखे गए थे, एक ऐसी मीटिंग में भी गए थे जहाँ तंबू तो था, लोग नहीं थे। बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वो भी, और आजकल मंत्री हैं सरकार में। तो ये हश्र होता है हमारे ये जो टीन के बने हुए क्रांतिकारियों का, कि जहाँ सत्ता थोड़ी सी भी मिली, छोटा सा टुकड़ा मिला, लेकर क्रांति को भूल जाओ, रेवोल्यूशन को भूल जाओ, तब्दीली को भूल जाओ, परिवर्तन को भूल जाओ। रोज की तरह विनोदो शो का समापन एक कविता से। आज की कविता कुंवर नारायण की है। इनका कहना है, कविता सुना रहा हूं। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की आदत, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की आदत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही, कमजोर होती जा रही। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की आदत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर अब तक न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता, तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने, गालिब के सामने। सिखों से नफरत करना चाहता, तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने को कि ये मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं, बिना इन्हें अपनाए। और वो प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर सकूं। पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं, पर होता ठीक इसका उल्टा। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। नमस्कार।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।